फायदा कि इनको फर्टाइल लैंड मिला और उस फर्टाइल लैंड ने सरप्लस प्रोडक्शन को प्रमोट किया। सरप्लस प्रोडक्शन हुआ और उस सरप्लस प्रोडक्शन को ये क्या करते थे, इसमें स्टोर करते थे। और हमें लोथल के डॉकयार्ड से चावल, गेहूं और कपड़े के एविडेंस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोथल जो उस जमाने का पोर्ट था, वहां पर माल की लोडिंग और अनलोडिंग होती थी। मतलब हम लोग यहाँ पर फूड ग्रेन्स लोड करके, और उस जमाने की जो सिविलाइजेशंस थे मेसोपोटामिया और सुमेरिया, उनको हम लोग बेचा करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। तो ये इस तरह का एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली है जहाँ पर हम फूड ग्रेन्स, मतलब जो भी हमारे यहाँ चीजों का प्रोडक्शन होता था उसको स्टोर किया करते थे अपने इस सभ्यता के दौरान, जो इस सभ्यता की बड़ी इमारतों में से। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट। इंडस सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन फीमेल डोमिनेंसी। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बता, इंडस सिविलाइजेशन की जो लिपि है ना, वो ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड मानी गई है, लेकिन अभी तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। कुछ 400 टाइप्स के स्क्रिप्ट मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पिक्टोग्राफ है, भाव चित्रात्मक है, तो समझ में नहीं आ रहा है आर्कियोलॉजिस्टों को कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है, तो वो अनुमान करके समझ पाए इसको। अब कहानी है बॉस कि जब आप नहीं समझ पाएंगे उनके स्क्रिप्ट को, लिपि को, तो फिर आप अनुमान करके ही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो यहाँ पर कहानी है कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और भी इसके कई सारे साइट्स हैं, वहाँ से हमें फीमेल्स की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, कई ब्रॉन्ज की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई। तो अनुमान किया है उन लोगों ने कि यार मिट्टी की बहुत सारी फीमेल की मूर्तियाँ मिली हैं, तो इसका मतलब लग रहा है कि उस जमाने में फीमेल्स की डोमिनेंसी थी, मतलब फीमेल ज्यादा डोमिनेंट थी सोसाइटी पर मेल की अपेक्षा, इसलिए मूर्तियां मिली। अभी अनुमान के आधार पर बताया गया, कहीं किसी एविडेंस में अभी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। तो इस ये हमें पता चलता है कि इस समय की सोसाइटी फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी। They did not know about iron. आयरन पहली बार वैदिक एज में खोजा गया। इसके बाद जो सभ्यता आई है 1500 बीसी के बाद और 700 बीसी के 600 बीसी के बीच में, उस समय आयरन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि आयरन जैसा धातु मिला। इन लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी, ये लोग कांसे का इस्तेमाल करते थे। तो आप देखेंगे, इसलिए कहीं भी हमें कुछ युद्ध की जानकारी नहीं मिली है कि इन लोगों ने आपस में फाइट किया। बहुत पीसफुल सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था बॉस। मोनार्की का मतलब राजतंत्र, कि कोई राजा था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन था और पूरे सभ्यता पर राज करता हो। कहीं से कोई भी मोनार्की सिस्टम की एविडेंस नहीं मिले। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हाइट पर कुछ बड़े बड़े मकान मिले, जिनके कमरों की साइज और मकान बड़े बड़े रूम्स मिले। तो वहां पर अनुमान लगाया गया है कि ये जो बड़े जो कई सारे कमरों की ये बिल्डिंग जो है ये राजाओं की होती होगी, लेकिन बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि इस समय मोनार्की सिस्टम था ही नहीं, बल्कि सभी लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर रहते थे। क्यों? क्योंकि सभी लोग ट्रेड करते थे। बिजनेस आप देखेंगे, सरप्लस प्रोडक्शन होता था, उसको बेच के इंटर स्टेट भी ट्रेड होता था और इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। तो सबके पास इतना पर्याप्त धन था कि कहीं कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं थी। भाई लड़ाई कब होती है? जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता है, धन का समान वितरण नहीं होता है। अगर आप देखेंगे किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो जो गरीब आदमी है फिर वो चोरी चकारी या दूसरी चीज़ों की तरफ मोटिवेट होता है कि भैया हमें भी अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, फिर वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देता है। लेकिन अगर सबके पास सब कुछ हो तो ऐसी चीज़ें तो होंगी ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि सभी लोग संपन्न थे और डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, तो कहीं चोरी चकारी और इस तरह की घटनाओं करने की जरूरत थी नहीं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सभी लोग मिलजुल के आपस में रहते थे, इसलिए कोई मोनार्की सिस्टम हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, डोमिनेट उस समय जो बड़े ट्रेडर्स व्यापारी थे वो थोड़े डोमिनेंट थे, बट लेकिन सभी लोग एक साथ मिलजुल के आपस में रहते थे। इसकी जानकारी हमें इस सभ्यता से मिलती है। तीसरी बात, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम फुल मतलब ऊपर वाला सैंड काफी पॉपुलर था बॉस।
क्यों? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये लोग नेचुरल पावर्स और मदर गॉडेस मातृ देवी मतलब धरती माता और लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे। और लॉर्ड शिवा जो है भगवान शिव, उनका जो सारथी है, जो वाहन वो है नंदी। और नंदी कौन है? यही कुबड़ वाले सांड। इसलिए आप देखेंगे आज भी हमारे गांव में या घरों में कुबड़ वाला सांड लोकप्रिय है। हम बुलबुल क्यों भाई? गांव में अगर कोई भी उस पर सिर्फ लगाई हुई चादर या ऐसे लेके आता है तो हमारे घरों में हम उसको पैसा या अनाज देते हैं और उसके सामने नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान शिव का वाहन है और ये अभी भी है। तो नंदी उस जमाने, तो अभी इस जमाने में नंदी को मतलब कुबड़ वाले सांड को काफी लोकप्रिय था और उस समय वर्षित होती है। दूसरी जो यूनिक बात है, पहली बार स्वस्तिक का साइन, स्वस्तिक समझते हो? हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो सबसे पहले घर में पंडित जी चिन्ह बनाते हैं इस तरह का, जिसको हम स्वस्तिक का चिन्ह बोलते हैं। आज भी जो आप नई चीज करते हैं, कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। ये स्वस्तिक साइन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग IBC, मतलब स्वस्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता के दौरान खोजा गया और ये उसी समय इसकी सबसे पहले इसकी पहचान इसी सभ्यता के दौरान हमें मिली है, सिंधु सभ्यता के दौरान। और तब से लेकर आज तक हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज और हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, एक तो पार्ट है। जब भी पूजा होती है तो इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो स्वस्तिक साइन पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को 9 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की जानकारी थी, 9 प्रकार के फसलों की, जिसमें 3-4 रेगुलर में थे और 9 प्रकार के फसलों के बारे में ये लोग जानते थे। जैसे अभी हम लोग 30-40 प्रकार के फसल जानते हैं, लेकिन रेगुलर तौर पर 4-5 ही यूज करते हैं। तो ऐसे ही ये लोग 9 प्रकार के फसलों की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों की थी। उसके बाद ये 2 तरह के कोड्स का इस्तेमाल करते थे, वेयर, जो उस जमाने में इस्तेमाल की गई। पहला रेड एंड ब्लैक, काले, लाल एवं काले, और दूसरा है PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। अब ये क्या है बॉस? तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कि अभी हम लोग घर में या तो एल्युमिनियम का या फिर स्टील, आज मोस्टली स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 तरह के पोर्ट्स होते थे जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया, जिसकी जानकारी दी। एक तो ब्लैक एंड रेड, ठीक है, नीचे का हिस्सा यहाँ से ये ब्लैक होता था और ऊपर का हिस्सा रेड कलर से पेंट किया हुआ। एक तो ये बर्तन, दूसरा बर्तन था PGW का मतलब है पेंटेड ग्रे वेयर, ग्रे कलर का पेंट किया हुआ वेयर मतलब बर्तन इस्तेमाल करते थे इस सभ्यता के लोग। ये 2 तरह के बर्तनों की जानकारी मिली है इस सभ्यता के दौरान, जिसका इस्तेमाल ये लोग करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में के लोग जो है वो 2 तरह के का भोजन करते थे, मतलब वेज भी और नॉन वेज दोनों खाते थे। नॉन वेज की जानकारी मिलती है कि कई जगह दीवारों पर वो हंटिंग करते हुए देखा गया, तो इससे पता चलता है कि हंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब भोजन भी करते होंगे नॉन वेज। उसके बाद मिठास के लिए लोग हनी का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद खेलने में चौपड़ और पासा ये खेलते थे ये लोग मनोरंजन के लिए, और घुड़दौड़ भी कराते थे, मतलब ये एनिमल्स की दौड़ वो करवाते थे। इसकी जानकारी हमें मिली है इस सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये बहुत पीसफुल सोसाइटी थी। कहीं भी हमें कोई युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है कि इन्होंने कोई युद्ध लड़ा हो और किसी को डिफीट किया हो, और ना ही हमें कहीं से इसके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इस सभ्यता की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो हमें यहाँ से देखने को मिली है। तो आइए इन पॉइंट्स को एक एक करके नोट कर लें। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिखवाता हूँ, लिखिएगा। पहले एक बार इंग्लिश में फिर हिंदी में बोलता हूँ, लिखो। कैसा होगा, रोड की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है। इसलिए आप देखेंगे जयपुर की कोई भी ऐसी गली नहीं है जो परकोटे की जो आके जाके कहीं बंद हो जाती है। किसी भी गली में घुसोगे तो जाके मेन रोड पे खुलेगी। अगर आप नाहरगढ़ के किले से ऊपर देखेंगे तो आपको सड़कें एकदम स्ट्रेट दिखेंगी और दोनों साइड आपको स्ट्रीट लाइट आपको बीच में दिखेंगे एकदम स्ट्रेट। उसके बाद आप देखेंगे राइट एंगल पर सड़कें यहाँ पर काटी हुई मिलेंगी। ऊपर से अगर आप इसका मैप देखेंगे तो जो स्टैचू सर्किल है राउंड में और चारों तरफ से निकले हुए आपको रोड दिखेंगे। मतलब क्योंकि इस शहर को प्रॉपर वे में बसाया गया है, इसलिए
हर चीज सिस्टमेटिक है। यही आप चले जाइए चंडीगढ़ में, वहाँ कॉलोनी के नाम नहीं, सेक्टर में बटा हुआ, सारे मकान एक जैसे, ऐसा नहीं सकरे मकान है, प्रॉपर 200-500 गज के प्लॉट है और सारे वीआईपी मकान सब घर के सामने BMW और मर्सिडीज में। और आप देखेंगे वहाँ के जो वो चक्कर भी है वो भी प्रॉपर एंगल में, सब सड़कें दूसरी को राइट एंगल पे काट रही है। इतनी बेहतरीन व्यवस्था है जो आज के डेट में अभी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इससे भी बेहतरीन नगर नियोजन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का था। कैसे भाई? तो आप देखेंगे कि मकान जो है एक ही सीध में, एक ही सीक्वेंस में बने हुए थे। इनके जो अभी स्ट्रक्चर मिले हैं, जितने इसके शहर है वहां से एक ही सीध में, और साइज भी बड़ी बड़ी थी। ये नहीं कि पब्लिक पता चला खौचे वाले मकान है, ऐसे भी नहीं थे, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज और चौड़े चौड़े मकान। उसके बाद मकान के बीच से निकली हुई सड़क, और वो भी सड़क पक्की सड़क, कच्ची भी नहीं, पक्की सड़क बनी हुई थी ईंटों की। इसके साथ रोड के किनारे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था और वो भी ईंटों से ढका हुआ था बॉस। सभी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती थी। सारी जितनी भी सड़कें थी, कोई इधर उधर टेढ़ी नहीं है, कोई इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, बल्कि एकदम 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। और आप देखेंगे घर में बीच में आंगन, चारों तरफ घर में कमरे बने हुए हैं, हर कमरे में वेंटिलेशन, कुछ के दरवाजे पीछे खुल रहे हैं, कुछ के दरवाजे सड़कों की तरफ खुल रहे हैं। सर अंदर का जो भी नालियां हैं वो इनसे इंटरकनेक्टेड है, और पानी, इतनी बेहतरीन व्यवस्था भैया उसके बाद आज तक कभी नहीं देखी गई जितनी इनकी थी। ग्रिड सिस्टम, जाल पद्धति के आधार पर आप देखेंगे ऐसे ये मकान बसे हुए थे और इनके बीच में सड़कें 90 डिग्री पर काट रही थी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, इतनी बढ़िया और बेहतरीन व्यवस्था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अपने टाइम पे करी। अब इसलिए इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। समझ आ रही बात? ये एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थी? मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज दैट, और ये याद रखिएगा, टाउन प्लानिंग। ठीक है? अब देखिए भैया लोग कितने साइंटिफिक आदमी थे, आज भी हम लोग नहीं है। आज तुमसे कोई कहे कि अपनी बॉडी का ऑर्गन डोनेट कर दो तो हम लोग 100 बार सोचेंगे, घर वालों से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, और फॉर्मेलिटीज के लिए डरेंगे कि यार मैंने हमारी किडनी निकाली। अरे भाई मरने के बाद वैसे भी उस किडनी का क्या करोगे तुम? वो तो जला के राख कर देंगे। लेकिन वो तो मरने के बाद ही तुमसे कहे कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर आपकी बॉडी जहाँ भी होगी वो हॉस्पिटल ले जाके और आपके जो भी ऑर्गन्स हैं जो किसी दूसरे को डोनेट किए जा सकते हैं वो निकाल लिया जाएगा, बाकी आपकी बॉडी अपने परिवार को दे देगी। उसके लिए हम लोग डरते हैं, उसका भी एग्रीमेंट नहीं करवाते और एफिडेविट नहीं देती। घर वाले और वो कहने चढ़ जाता है कि ऊपर मान लो तुम्हारी इच्छा भी हुई तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, किडनी दोगे किसी को, लंग्स दोगे, आंख दोगे, क्या जरूरत पड़ी है? जरूरत नहीं है, फालतू के काम करें, आत्मा तुम्हारी भटकती रहेगी। वो कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर से फीलिंग तो रहेगी। अब कहानी है बॉस, इस जमाने में ये लोग कितने साइंटिफिक थे कि 3 तरह से ब्यूरियल करते थे सावधान। एक तो पार्शियल, फुल, और आप देखेंगे कि पहला क्या था, एक तो बॉडी को आधी जला दी और बाकी बॉडी खाली फील्ड में छोड़ दी ताकि जंगली जानवर खा के अपना पेट भर सके उस मान से। दूसरा, पूरी तरह से बॉडी को दफना दिया। तीसरा, जला के उसके बॉडी के जो अवशेष मिलते थे उसको एक घड़े में रख के और उसको जमीन के अंदर दफना देते थे। इस तरह के ब्यूरियल्स का इस्तेमाल करे इन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत, 2 ऑप्शंस अभी मैंने आपको बताए थे। अब आप देखेंगे मैंने तुम लोगों से उस दिन वो बात करी थी, मैंने स्विमिंग पूल के बारे में बात करी थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज जो स्विमिंग पूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी स्विमिंग पूल में नहीं नहाए। जैसे मैं ही अभी तक नहीं नहाने गया कभी, बॉल खेलने। आइए आप देखिए इनके स्विमिंग पूल में और अपने स्विमिंग पूल में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल एज इट इज, जबकि आज हम लोग 2022-23 में चल रहे हैं और ये आज से हजारों साल पहले थे तब की व्यवस्था। अच्छा, नेचर भी एकदम मिलता जुलता है जैसे नहाने का। क्या तो आज स्विमिंग पूल देखेंगे तो आज स्विमिंग पूल में चारों कोने में बड़े बड़े होल्स होते हैं, खराब मतलब गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए और फ्रेश वाटर को ले आने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पर देखेंगे तो हम लोग ब्लू कलर का टाइल लगाते हैं, ठीक है,
टाइल लगाते हैं जिससे पानी का कलर ब्लू ब्लू दिखे, मतलब जब पानी में उतरे तो पूरा फिर यहाँ पर भी हम ब्लू कलर का टाइल लगाते हैं, मतलब चारों तरफ दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टील के स्टेयर्स लगाते हैं हम लोग, स्टील के, जब आप नहा ले कैसे निकले। ये है बॉस आज का स्विमिंग पूल। और आज के स्विमिंग पूल में ये दो जो टाइल को जब लिंक करते हैं, जैसे अभी आपके नीचे टाइल्स हैं, इन टाइल्स को जहां भी हम जोड़ते हैं वहां पर गैप बनता है, तो उस गैप को भरने के लिए हम लोग आज के डेट में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी पेस्ट आता है पाउडर, उसमें पानी मिला के उसका पेस्ट बनाते हैं और इस गैप में भरते हैं, क्यों बराबर है, खुरदुरा न दिखे और लीकेज ना हो, इसके लिए भरते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं आज के दिन, ठीक है। ये है आज का स्विमिंग पूल। ऐसे ही उस जमाने में पक्की ईंटों के, मतलब वर्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों के फर्श बने हुए हैं, पक्की ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं, दो ईंटों के बीच जो गैप है उसको फिल करने के लिए आज की तरह पीओपी की जगह बिटुमिनस टाइप का एक आर्टिफिशियल कृत्रिम पेस्ट था, लेप था, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने इन गैप्स को भरने के लिए और अच्छा दिखने के लिए किया है। उस जमाने में सोचिए आज से हजारों साल पहले, उसके बाद क्योंकि उस जमाने में आयरन और स्टील नहीं था, तो इन लोगों ने आप देखेंगे ईंटों के स्टेयर्स बनाए हैं, इसमें बीच में उतर के नहाने के लिए। और ऐसा माना जाता था कि ये लोग सामूहिक रूप से, मतलब ग्रुप में आके इसमें नहाते थे किसी फेस्टिवल में। तो हम लोग भी तो सामूहिक रूप से ही नहाने जाते हैं। कोई है तो कहे कि अकेले में स्विमिंग पूल में नहाने जा रहा हूँ, कोई नहीं, मजा ही नहीं आएगा नहाने का जब तक 2 4 5 लोग नहीं आए। अब बॉल अपन नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये उस जमाने का सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर। दूसरा मैंने अभी बताया अन्नागार। अन्नागार का मतलब स्टोरेज रूम। आप लोग मोस्टली तुम लोगों में से सारे गांव से होंगे, गांव में कोल्ड स्टोर देखा है क्या? क्या सर? अरे कोल्ड स्टोर नहीं, शीतगृह बोलते हैं उसको। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, गांव में नहीं होगा तो तहसील